हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EPA 5 फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 13, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल ईयर? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझना है कि फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है और इसका पर्पस क्या है। हमें बताना है कि गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स क्यों एक फिक्स्ड फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। साथ ही इसका रोल बजटिंग, टैक्सेशन, अकाउंट्स और फाइनेंशियल प्लानिंग में समझना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। फाइनेंशियल ईयर FY एक फिक्स्ड 12 मंथ पीरियड होता है जो अकाउंटिंग, बजटिंग और टैक्सेशन के लिए यूज किया जाता है। कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर होता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर अलग होता है हर कंट्री में। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर द 1 अप्रैल से द 31 मार्च तक चलता है, जबकि USA में 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर तक। इसका मेन पर्पस है यूनिफॉर्मिटी और इजी कंपैरिजन इन अकाउंट्स और प्लानिंग। मेन बॉडी। 1. अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग में स्टैंडर्डाइजेशन। फाइनेंशियल ईयर एक स्टैंडर्ड साइकिल प्रोवाइड करता है जिससे सब ऑर्गेनाइजेशंस अपने अकाउंट्स एक ही पीरियड में बनाते हैं। इससे कंपैरिजन इजी हो जाता है। जैसे एक कंपनी अगर अपना फ्री 2023-24 का प्रॉफिट शो करती है तो दूसरी कंपनीज भी सेम पीरियड के हिसाब से अपना रिपोर्ट देती है। इन्वेस्टर्स, ऑडिटर्स और गवर्नमेंट के लिए डाटा एवेल्युएट करना सिंपल हो जाता है। 2. टैक्सेशन और लीगल कंप्लायंस। फाइनेंशियल ईयर टैक्सेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट्स इसी के बेस पर इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, GST और अदर लेवीज कैलकुलेट करती है। एग्जाम्पल, इंडिया में अगर अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक इनकम हुई है तो इसका टैक्स असेसमेंट आय 2024-25 में होता है। एक फिक्स्ड सिस्टम होने से कंफ्यूजन कम होता है और रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टमैटिक हो जाता है। 3. बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग। हर साल गवर्नमेंट अपना एनुअल बजट प्रिपेयर करती है फाइनेंशियल ईयर के लिए। इंडिया में बजट 1 फरवरी को प्रेजेंट होता है जो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए एक्सपेंडिचर और एलोकेशन डिसाइड करता है। बिजनेसेस भी अपने टारगेट्स और एनुअल गोल्स फ्री के हिसाब से सेट करते हैं। एग्जाम्पल, एक कंपनी अपना सेल्स ग्रोथ या इन्वेस्टमेंट प्लान फ्री 2024-25 के लिए सेट करती है। 4. पॉलिसी मेकिंग और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल ईयर से गवर्नमेंट को पॉलिसी और मैक्रो इकोनॉमिक प्लानिंग का एक फ्रेमवर्क मिलता है। फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन कंट्रोल और मॉनेटरी पॉलिसी सब फाइनेंशियल ईयर के टारगेट्स के बेसिस पर डिसाइड होते हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी कंट्री के डाटा को फाइनेंशियल ईयर के बेस पर एनालाइज करते हैं। 5. हिस्टोरिकल और प्रैक्टिकल रीजंस। हर कंट्री का फाइनेंशियल ईयर हिस्टोरिकल और कल्चरल फैक्टर्स पर बेस्ड होता है। इंडिया का अप्रैल टू मार्च सिस्टम ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा है और एग्रीकल्चर और मानसून साइकिल के साथ अलाइन करता है। USA का फिस्कल ईयर अक्टूबर से स्टार्ट होता है क्योंकि वो उनके लेजिस्लेटिव सेशंस के साथ मैच करता है। मतलब फ्री का स्ट्रक्चर एक प्रैक्टिकल जरूरत से जुदा हुआ है। कंक्लूजन। फाइनेंशियल ईयर एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क देता है जिसमें अकाउंट्स, टैक्सेशन, बजटिंग और पॉलिसी मेकिंग सिस्टमैटिकली होता है। अगर फाइनेंशियल ईयर ना हो तो कंपैरिजन और प्लानिंग इम्पॉसिबल हो जाता। इस वजह से फ्री को एक इम्पॉर्टेंट पिलर माना जाता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन और गवर्नेंस का। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। Thank you. Question 14. Suggest measures to control deficit financing. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें डेफिसिट फाइनेंसिंग के कॉन्सेप्ट को समझाकर उसको कंट्रोल करने के मेजर्स लिखने हैं। मतलब हमें ये बताना है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, क्यों होता है, इसके नुकसान क्या होते हैं और उसको कैसे मैनेज या कम किया जा सकता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है जब सरकार का खर्चा उसकी इनकम से ज्यादा हो जाता है और गैप को बोरोइंग्स या नए पैसा प्रिंट कर पूरा किया जाता है। डेवलपिंग देशों में इसका यूज इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर स्कीम्स के लिए किया जाता है। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए तो इन्फ्लेशन, पब्लिक डेट और इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है।
इसलिए इसको कंट्रोल करने के इफेक्टिव स्टेप्स जरूरी होते हैं। मेन बॉडी। 1. डेफिसिट फाइनेंसिंग और चैलेंजेस। डेफिनेशन: जब सरकार के एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू से ज्यादा हो और गैप को बोरोइंग्स या करेंसी प्रिंटिंग से पूरा किया जाए, यूज डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। रीजंस: लो टैक्स रेवेन्यू, वेलफेयर सब्सिडीज, वॉर, नेचुरल डिजास्टर्स या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। प्रॉब्लम्स: इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है, पब्लिक डेट बढ़ता है और फ्यूचर जनरेशंस पर बर्डन आ जाता है। समझने से हमें ये क्लियर होता है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग को लिमिट करना जरूरी है। 2. गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ाने के मेजर्स। टैक्स रिफॉर्म्स: ज्यादा लोग और सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाना। टैक्स एवेजन को रोकने के लिए डिजिटल सिस्टम और स्ट्रिक्ट लॉज। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम जहां अमीर ज्यादा टैक्स दर और गरीब कम। नॉन टैक्स रेवेन्यू: पब्लिक एंटरप्राइजेस को एफिशिएंट बनाकर प्रॉफिट कमाना। पब्लिक सर्विसेज के लिए रैशनल चार्जेस लगाना। डिसइन्वेस्टमेंट और पीपीपी मॉडल का यूज करना। ये सब स्टेप्स रेवेन्यू बढ़ते हैं और डेफिसिट फाइनेंसिंग की जरूरत कम करते हैं। 3. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करने के मेजर्स। एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन: सिर्फ एसेंशियल खर्चों पर ध्यान देना जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। सब्सिडीज को बेटर टारगेटिंग के थ्रू कम करना जैसे डीबीटी। नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जैसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को रिड्यूस करना। बजट रिफॉर्म्स: जीरो बेस बजटिंग जिसमें हर खर्चे को जस्टिफाई करना होता है। परफॉर्मेंस बजटिंग जिसमें आउटकम के हिसाब से खर्चा जस्टिफाई होता है। इससे अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम होते हैं और डेफिसिट रिड्यूस होता है। 4. मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी मेजर्स। मॉनेटरी कंट्रोल: सेंट्रल बैंक को एक्सेसिव पैसा अपने से रोकना। सीआरआर और एसएलआर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स से लिक्विडिटी कंट्रोल करना। फिस्कल डिसिप्लिन: एफआरबीएम एक्ट को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना। फिस्कल डेफिसिट का एक फिक्स्ड लिमिट, जीडीपी का %। गवर्नमेंट अकाउंट्स में ट्रांसपेरेंसी लाना। इस तरह की पॉलिसी सिस्टम लेवल पर डेफिसिट फाइनेंसिंग को कंट्रोल करती है। 5. लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टेप्स। इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना जिससे जीडीपी और रेवेन्यू दोनों बढ़े। पब्लिक सेक्टर स्ट्रेंथनिंग: स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को एफिशिएंट बनाकर लॉसेस रिड्यूस करना। बैलेंस्ड बोरोइंग पॉलिसी: शॉर्ट टर्म डेफिसिट मोनेटाइजेशन की जगह लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव बोरोइंग्स पर फोकस करना। इन्फ्लेशन कंट्रोल: डेफिसिट फाइनेंसिंग से इन्फ्लेशन बढ़ता है, इसलिए प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना जरूरी है। ये सब सस्टेनेबल ग्रोथ और फिस्कल स्टेबिलिटी दोनों के लिए हेल्पफुल है। कंक्लूजन: डेफिसिट फाइनेंसिंग एक यूजफुल टूल है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इसका ज्यादा यूज इकोनॉमी को अनस्टेबल कर सकता है। इसलिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ाकर, एक्सपेंडिचर रैशनलाइज करके, फिस्कल डिसिप्लिन फॉलो करके और लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स लाकर डेफिसिट फाइनेंसिंग को कंट्रोल करना चाहिए। बैलेंस अप्रोच से ही ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों अचीव हो सकती है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। Thank you. Question 15. Appraise the functioning of financial committees. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें फाइनेंशियल कमिटीज के रोल और फंक्शनिंग का अवैल्यूएशन करना है। मतलब हमें बताना है कि ये कमिटीज कैसे काम करती है, उनके क्या फायदे हैं, क्या लिमिटेशंस है और ओवरऑल उनका कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी में क्या है। आंसर। इंट्रोडक्शन। फाइनेंशियल कमिटीज पार्लियामेंट की स्पेशल कमिटीज होती है जो गवर्नमेंट के खर्चे को चेक करती है और एश्योर करती है कि पब्लिक मनी सही जगह उस हो। इंडिया में 3 फाइनेंशियल कमिटीज है: पब्लिक अकाउंट्स कमिटी (PAC), एस्टिमेट्स कमिटी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स (COPU). यह कमिटीज एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाती है और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मजबूत करती है। मेन बॉडी। 1. नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल कमिटीज। फाइनेंशियल कमिटीज का काम है पब्लिक मनी पर पार्लियामेंट का कंट्रोल एंश्योर करना। इनका ऑब्जेक्टिव है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी लाना फाइनेंशियल सिस्टम में। ये एक वॉचडॉग की तरह काम करती है जो इरेगुलरिटीज और वेस्टेज को हाईलाइट करती है। एग्जाम्पल: PACCAG की रिपोर्ट्स को एनालाइज करती है। एस्टिमेट्स कमिटी बजट एस्टिमेट्स को स्टडी करती है। COPUPSU की वर्किंग को एग्जामिन करती है। 2. टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल कमिटीज एंड देयर फंक्शंस। A. पब्लिक अकाउंट्स कमिटी (PAC). 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा प्लस 7 राज्यसभा। CAG रिपोर्ट्स को स्टडी करती है और चेक करती है कि पैसा पार्लियामेंट की अप्रूवल के हिसाब से खर्चा हुआ या नहीं।
गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है और इरेगुलरिटीज को एक्सपोज करती है। एग्जाम्पल, टूग और कोल एलोकेशन जैसी रिपोर्ट्स में पीएसी का रोल। बी, एस्टिमेट्स कमिटी, 30 लोकसभा मेंबर्स के साथ सबसे बड़ी कमिटी, बजट एस्टिमेट्स को चेक करती है और एफिशिएंसी इंप्रूव करने के सजेशंस देती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में ऑल्टरनेटिव्स और सेविंग्स ढूंढती है। सी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, COPU, 22 मेंबर्स होते हैं। PSU की परफॉर्मेंस को रिव्यू करती है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और एफिशिएंसी इंश्योर करती है। एग्जाम्पल, ONGC, भेल जैसे एंटरप्राइजेस की परफॉर्मेंस पर रिपोर्ट्स बनाती है। 3, अचीवमेंट्स एंड पॉजिटिव रोल, पार्लियामेंट्री कंट्रोल को स्ट्रांग बनाती है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करती है, करप्शन और मिसमैनेजमेंट को हाईलाइट करती है, बजटिंग और एक्सपेंडिचर पैटर्न को रिफॉर्म करने के लिए सजेशंस देती है। पब्लिक अंडरटेकिंग्स में एफिशिएंसी और डिसिप्लिन बढ़ती है। एग्जाम्पल, PEC की रिपोर्ट्स पर पार्लियामेंट में बड़ी डिबेट्स होती रही है। 4, लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस, इनकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती, टेक्निकल एक्सपर्टीज और टाइम की कमी होती है, रिपोर्ट्स डिले हो जाती है और रेलेवेंस लूज कर देती है। कभी कभी पॉलिटिकल बायस भी इफेक्टिवनेस को कम कर देता है। गवर्नमेंट इनके सजेशंस को हमेशा इंप्लीमेंट नहीं करती। इस वजह से कमिटीज काफी यूजफुल है, लेकिन उनकी रियल इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है गवर्नमेंट के रिस्पांस पर। कंक्लूजन, फाइनेंशियल कमिटीज इंडियन डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाती है और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करती है। PEC, एस्टिमेट्स कमिटी और COPU ने टाइम टू टाइम पब्लिक मनी के मिसयूज को हाईलाइट किया है, लेकिन इनकी पावर्स लिमिटेड हैं क्योंकि रिकमेंडेशंस मैंडेटरी नहीं होते। अगर इनकी टेक्निकल स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए और गवर्नमेंट सीरियसली एक्शन ले, तो इनका रोल और भी इम्पैक्टफुल हो सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 16. Discuss the principle of financial administration. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करने हैं। मतलब हमें बताना है कि कौन से रूल्स और गाइडलाइंस गवर्नमेंट के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सही तरीके से चलते हैं। इसमें बजटिंग, ऑडिटिंग, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जैसे पॉइंट्स कवर करने होंगे। आंसर, इंट्रोडक्शन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है गवर्नमेंट के पैसों का मैनेजमेंट जिसमें बजटिंग, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और एक्सपेंडिचर कंट्रोल शामिल है। इसके प्रिंसिपल्स एक तरह के गाइडिंग रूल्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि पब्लिक मनी सही, एफिशिएंट और लीगल तरीके से यूज हो। थिंकर्स जैसे डिमॉक ने कहा है कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का मेन रोल है एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी को बैलेंस करना। अब हम इसके इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1, प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट का पैसा बिना लीगल अथॉरिटी के ना कलेक्ट किया जा सकता है ना स्पेंड। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि हर अथॉरिटी जो पैसा हैंडल करती है उसको जवाब देना होगा उसका। एग्जाम्पल, भारत में आर्टिकल 266 कहता है कि सारा पैसा कंसोलिडेटेड फंड में जाता है और पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना उस नहीं हो सकता। यह प्रिंसिपल मिसयूज ऑफ फंड्स को रोकता है और लोगों के प्रति गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है। 2, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। 3A, इकोनॉमी, कम खर्चा, क्वालिटी के कॉम्प्रोमाइज के बिना। एफिशिएंसी, अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज। इफेक्टिवनेस, जो रिजल्ट्स चाहिए वो अचीव करना। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि पैसा सबसे प्रोडक्टिव और फायदेमंद तरीके से यूज हो। एग्जाम्पल, एजुकेशन सेक्टर में सिर्फ कम खर्च करना इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करना भी जरूरी है। 3, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड यूनिवर्सैलिटी ऑफ बजट। गवर्नमेंट का पूरा फाइनेंशियल पिक्चर एक हाई बजट डॉक्यूमेंट में दिखना चाहिए। इससे क्लैरिटी आती है और डुप्लीकेशन अवॉइड होती है। यूनिवर्सैलिटी का मतलब है कि सारे रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स फुल डिटेल में शो किए जाएं, हिडन या एडजस्ट ना हो। एग्जाम्पल, सब्सिडीज या ग्रांट्स को बजट में ओपनली शो करना चाहिए। 4, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड फेयरनेस। पब्लिक मनी को फेयर और जस्ट मैनर में यूज करना चाहिए। इक्विटी का मतलब है टैक्स सिस्टम एबिलिटी टू पे के बेसिस पर हो और एक्सपेंडिचर से वीकर सेक्शंस को बेनिफिट मिले। एग्जाम्पल, इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जिसमें अमीर लोग ज्यादा टैक्स रेट देते हैं और गरीब कम इक्विटी का एग्जाम्पल है। 5, प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड ऑडिट। फाइनेंशियल कंट्रोल इंश्योर करता है कि पैसा अप्रूव्ड बजट के अकॉर्डिंग हाई स्पेंड हो।
ऑडिट एक इंडिपेंडेंट चेक है जो इरेगुलरिटीज और करप्शन को डिटेक्ट करता है। भारत में CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट अकाउंट्स को ऑडिट करने में। इससे फाइनेंशियल डिसिप्लिन और ट्रांसपेरेंसी बनती है। 6. प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। फाइनेंशियल सिस्टम रिजिड नहीं होना चाहिए, जरूरत के हिसाब से अडेप्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल, इमरजेंसी सिचुएशंस जैसे कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम फंड्स को रिएलोकेट करना पड़ा। फ्लेक्सिबिलिटी एंश्योर करती है कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक नीड्स के हिसाब से क्विक रिस्पॉन्ड कर सके। कंक्लूजन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स गवर्नेंस के बैकबोन होते हैं। ये एंश्योर करते हैं कि पैसा लीगल, अकाउंटेबल, एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट वे में यूज हो। आज के टाइम में जब गवर्नमेंट पर डिमांड ज्यादा है, ये प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं बैलेंस बनाने में एफिशिएंसी और सोशल जस्टिस दोनों के साथ। इस वजह से फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एक टेक्निकल प्रोसेस के साथ साथ डेमोक्रेसी का स्ट्रॉन्ग टूल भी है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।